So hi guys and welcome to our today's video in which we are going to discuss our chapter number 1 of Universal Science class number 8. So now let us start the chapter which is crop production and management. सो स्टार्टिंग ऑफ विद अवर चैप्टर तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दे रखा है इंटेंटेड लर्निंग आउटकम्स विच मीन्स कि आप जब चैप्टर को फिनिश कर दोगे तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हो, आपको ये तब अच्छी तरह से आ जाएंगे जब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट. सो वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. इट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. सो वी ऑल नो दैट वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड which is what we eat. So human population is increasing quite rapidly, and to provide food for the billions of people all over the world is a challenge today. Hence it is essential to improve the techniques involved in producing and storing the food. तो basically यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि जो human population है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है. इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, एंड टू प्रोवाइड फूड फॉर दीज बिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड it is essential to improve the techniques मतलब जो भी ways हैं to store and to process the crops or the food to meet the global food demand मतलब पूरे दुनिया की जो भी फूड डिमांड है, मतलब जो भी पूरे लोगों की फूड को अवेलेबल करवाना है ना, फूड अवेलेबल करवाना है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे. लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिकली ये सब क्या होता है. सो रिमेंबर इंडिया इज़ प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल बेस्ड लैंड. मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, मतलब ज़्यादातर जो है फार्मर्स हैं या फिर एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं इंडिया में. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज क्वाइट डाइवर्स एंड सो आर द फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल. टू अचीव सच डिमांड्स वी नॉट ओनली नीड टू एनहांस food production but also need to manage production practices such as storage and distribution of फूड के. इतने सारे लोगों की फूड डिमांड्स को रीच करने के लिए हमें सिर्फ फूड प्रोडक्शन के मेथड्स को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब देखो अभी प्रोडक्शन हो गई, ठीक है, उसकी फिर क्या करोगे आप, स्टोरेज करोगे, ठीक है. प्रोडक्शन हो गई, उसके बाद स्टोरेज होगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिससे फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड. So now we will read about agriculture and crops. So the practice of growing plants and rearing animals on a large scale for food, fiber and other useful products is known as agriculture. You can also highlight this point in your book. ये बहुत ही ज़्यादा important definition है कि basically जो प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है, एनिमल्स को पाला जाता है, एनिमल्स को रियर किया जाता है ऑन लार्ज स्केल, मतलब बड़े पैमाने पे, फॉर फूड, फाइबर वगैरह क्या बोल सकते हैं, जो भी क्लोथ्स के लिए, ठीक है, ऑब्टेन किया जाता है, कॉटन वूल वगैरह, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज नोन एज एग्रीकल्चर. तो इसी को हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं. सो बेसिकली प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन कल्टिवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, फॉडर, फाइबर और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट आर कॉल्ड क्रॉप्स. कि जब भी एक ही तरह के प्लांट को एक बहुत ही ज़्यादा बड़े लैंड पे प्लांट किया जाता है इकट्ठा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट क्रॉप्स. अ वाइड एरिया ऑफ लैंड वेयर क्रॉप इज कल्टिवेटेड इज कॉल्ड अ फील्ड. कि जहाँ पे क्रॉप को कल्टिवेट किया जाता है, जिस लैंड पे कल्टिवेट किया जाता है उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, खेत. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स. सो क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज. कि क्रॉप्स को आप बहुत सारे वेज में क्लासीफाई कर सकते हो. क्रॉप्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दे यील्ड. कि उनके प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, ठीक है. क्रॉप्स को मतलब किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि उनका प्रोडक्ट कैसा होगा. द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप्स आर रेफर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस. सो द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन बाय द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू क्रॉप प्रोड्यूस. सीरियल्स ये सारे हो गए, ठीक है. यहाँ पे मतलब मेनली एक टेबल बना हुआ है ऑन द डिविजन ऑफ crops. So cereals, wheat, barley, rye, rice, maize, oats, millets, pulses, बीन्स, ग्राम पीस, ऑयल सीड्स, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये तीनों के ऑयल बनते हैं ना, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, यू हैव प्रॉब्ली हर्ड ऑफ इट. रूट क्रॉप्स मतलब जो ज़मीन के नीचे उगती हैं. देन नेक्स्ट वन इज ट्यूबर क्रॉप्स एंड शुगर क्रॉप्स, बीट रूट शुगर के, जिससे शुगर बनाया जाता है. देन नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन, कैश क्रॉप्स. अभी कैश क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि ये दोनों होती क्या हैं. सो crops are also classified on the basis of the season they are grown. In India, where we have varied climatic conditions के जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे climatic conditions होती हैं, based on the growing season, crops are of two types, kharif and rabi. के divided on the basis of the season in which they grow in, the crops are divided into two types, kharif crops and rabi crops.
So what are kharif crops? These crops are grown during the monsoon season. Monsoon season जब ज़्यादा बारिश होती है, जब ज़्यादा rain होती है, as they require more water for growth. Okay, they are cultivated in the months of June, July and harvested in the month of September and October. Paddy, cotton, soyabean, maize and groundnut are some examples of kharif crops. So these all are the examples of kharif crops. Rabi crops. So these crops are grown during winter season between October and April as they require less water. के इन crops को कम water की ज़रूरत होती है for their growing. So thus they are grown in the season of summer from October to April, and wheat, gram, barley, pea and linseed are some examples of Rabi crops. So food crop. क्रॉप्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कि उनका क्या पर्पस, जो क्रॉप्स क्या पर्पस सर्व करती हैं हमारे लिए, उसके बेसिस पे भी क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज फूड क्रॉप. सो अ क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ फूड. वीट एंड पैडी आर सम एग्जांपल्स ऑफ फूड क्रॉप. फूड क्रॉप का क्या मतलब है? जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, जिसको हम खाते हैं. ठीक है. वीट एंड पैडी. वीट एंड पैडी, पैडी मतलब आप राइस ही मान लो एक तरह से. ठीक है. तो वीट एंड राइस क्या हो गए? फूड क्रॉप्स हो गए, बिकॉज उनको हम लोग कंज्यूम करते हैं. वीट की रोटी बनती है और भी कई सारी डिशेस बनती हैं, उसको हम लोग खाते हैं. सो वी कंज्यूम इट. एंड राइस तो आपको पता है, राइस तो हम खाते ही हैं. ठीक है. सो दीज बोथ आर फूड क्रॉप्स. सबसिस्टेंस क्रॉप्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ subsistence crops? Subsistence crop, a crop which is grown by a farmer to fulfill the needs of his family and not for the purpose of marketing. Subsistence crop मतलब कि जो फार्मर अपने नीड के लिए ग्रो करता है, नॉट फॉर मार्केटिंग. ठीक है. नहीं तो क्रॉप्स को ले जाके बेच देते हैं ना फार्मर्स, बट ये जो सबसिस्टेंस क्रॉप्स होती है, दीज आर ग्रोन बाय द फार्मर्स इटसेल्फ, एंड वो अपने लिए ही ग्रो करते हैं, वो किसी और के लिए ग्रो नहीं करते. वो मतलब यू कैन से कि उन्हें मार्केट्स में बेचने के लिए ग्रो नहीं करते. कैश क्रॉप, अ क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड प्रॉफिट. टी, कॉटन एंड कोकोनट आर सम एग्जांपल्स ऑफ कैश क्रॉप. ठीक है. मतलब जिसको ग्रो किया जाता है ताकि मनी एंड प्रॉफिट मिल सके, सेल एंड प्रॉफिट, कि जिसको हम लोग बाज़ारों में ले जाके बेच सकें. ठीक है. उसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रॉप. एग्रीकल्चरल practices. So what is agriculture practice? So basically cultivation of crops involves several techniques and activities followed by farmers. When seed are sown and crops are harvested and stored. तो कल्टिवेशन यानी कि जो क्रॉप्स का पूरा ये प्रोसेस होता है ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग वेज इन्वॉल्व होते हैं इन द harvesting and storing of food. So these activities are collectively termed as agricultural practices. तो इन सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल practices. So the techniques involved are, ये सारी आपको टेक्निक्स दी गई हैं यहाँ पे. Preparation of soil, selection and sowing of seeds, addition of manure and fertilizer, irrigation, protection from weeds and pests, harvesting, threshing and winnowing, and storage. So now let us read about them. The first one is preparation of soil. So plants grow and derive water and nutrients from soil. It is largely the soil on which the growth of the plant depends on. Now we all know that जो एक प्लांट की ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट होती है? सॉइल पे, कि सॉइल कैसी है जिस पे वो ग्रो कर रहा है. Therefore preparation of soil before cultivating any kind of crop is very important. ठीक है. कि सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर ही आप उस पर कोई भी कल्टिवेशन या फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर सकते हो. सो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय टू मेन टेक्निक्स विच इज प्लोइंग एंड लेवलिंग. सो जो टू मेन प्रैक्टिसेस है, जो टू मेन वेज हैं जिससे आप सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हो फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस, दीज टू वेज आर प्लोइंग एंड लेवलिंग. Plowing. So what is plowing? It is the process of loosening and turning of soil using a tool or an implement called the plow. तो इसमें क्या होता है ना, सॉइल को लूज कर दिया जाता है, सॉइल को ढीला कर दिया जाता है, एंड टर्निंग ऑफ सॉइल यूजिंग अ टूल और एन इम्प्लीमेंट. टूल मतलब एक मतलब इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि किसी चीज़ के साथ जोड़ के किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लो. हियर यू कैन सी प्लोइंग यूजिंग कैटल. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो टूल है प्लो, ठीक है, उसको यूज़ किया जा रहा है फॉर द लूजनिंग ऑफ सॉइल, फॉर द प्लोइंग ऑफ सॉइल. सो अ प्लो कैन बी मेड ऑफ वुड एंड आयरन. को प्लो मेनली किससे बने होते हैं? वुड एंड आयरन से. द वुडन प्लो इज़ यूज फॉर 1000 ऑफ ईयर्स इन एग्रीकल्चर. कि जो वुडन प्लो है मतलब वो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने से चला आ रहा है इन एग्रीकल्चर. हाउएवर इन रीसेंट टाइम्स दिस इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो. कि अभी मतलब आजकल जो वुडन प्लो है वो बहुत ही ज़्यादा कम लोग यूज़ करते हैं, मेनली जो है आयरन प्लो ही
यूज़ होता है। प्लोज आर ईदर पुल्ड बाय कैटल, कैटल का मतलब जो भी गाय वगैरह होती है, ठीक है, उससे पुल करवाया जाता है प्लो, और बाय ट्रैक्टर्स, ठीक है, मेनली ट्रैक्टर से ही पुल करवाया जाता है, मतलब काउस तो अभी बहुत ही ज़्यादा कम लोग यूज़ करते हैं। ऑल्दो द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर इज़ एक्सपेंसिव, कि ट्रैक्टर को यूज़ करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर फॉर फार्मर्स। लॉट ऑफ टाइम मतलब अभी देखो आप, मतलब गाय ट्रैक्टर की स्पीड पे तो नहीं चल सकती है ना, तो इसीलिए टाइम भी वेस्ट होता है अगर हम काऊ से प्लोइंग करते हैं, बट ट्रैक्टर से जल्दी जल्दी प्लोइंग हो जाती है, इसीलिए इट सेव्स द टाइम एंड लेबर फॉर फार्मर्स। प्लोइंग द फील्ड हैज सेवरल एडवांटेजेस, सम ऑफ देम आर, कि जब भी हम प्लो करते हैं सॉइल को उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं, अभी उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अभी देखो जब सॉइल लूज होगी तो जो प्लांट्स के जो रूट्स होंगे वो ईजिली अंदर चले जाएंगे ना सॉइल के। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। इट प्रोवाइड्स एरेशन टू द सॉइल। अभी देखो जब अभी सॉइल पूरी लूज हो चुकी है, ठीक है, ढीली हो चुकी है, तो उसमें ऑब्वियसली जो है एयर ज़्यादा एंटर करेगी, ठीक है, तो इसीलिए वो एयरेशन प्रोवाइड करता है टू द प्लांट्स। दिस हेल्प्स द सेल्स ऑफ द रूट्स टू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इट इंश्योर्स प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर। अभी जब भी आप क्रॉप्स को पानी डालोगे तो जब सॉइल आपकी लूज है, जब आपने सॉइल को प्लो किया होगा, तो जो पानी है वो ईजिली सरफेस में चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, जिससे प्लांट्स को अच्छी तरह से पानी मिल जाएगा। इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एज वेल एज ऑर्गेनिक मैटर विद लूज इन सॉइल। अभी देखो जब सॉइल लूज है तो जब भी आप फर्टिलाइजर ऐड करोगे सॉइल में तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा टू ऑर्गेनिक मैटर। So loose soil supports the growth of earthworms and improves decomposition brought by the microbes. This enhances the fertility of soil and helps in recycling of nutrients. अभी देखो loose soil में जो earthworms है, ठीक है, वो भी अच्छी तरह से रह पाएंगे जिससे crops को फ़ायदा होगा. It also helps to uproot weeds. अभी ये weeds क्या है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं. Leveling. So लेवलिंग का क्या मतलब है, तो प्लोड सॉइल ऑफन हैज क्रम्स ऑफ सॉइल दैट नीड टू बी ब्रोकन और क्रश्ड। ठीक है, अभी देखो जब भी आप प्लो करते हो सीड को, तो मतलब जब आप प्लो करते हो सॉइल को तो उसमें बहुत सारे क्रम्स या फिर यू कैन से के गट्ठे से बच जाते हैं सॉइल के, जिसको या तो ब्रेक करना पड़ता है या तो क्रश करना पड़ता है. द सॉइल नीड्स टू बी सूटेबली लेवल्ड बिफोर सोइंग सीड्स. सोइंग सीड्स मतलब सीड्स को प्लांट करने से पहले सॉइल को अच्छी तरह से लेवल करना पड़ता है. दिस इज अचीव्ड यूजिंग अ लेवलर. सो बेसिकली व्हाट इज अ लेवलर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग. अभी देखो ये लेवलर यहाँ पे है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, सॉइल को अच्छी तरह से एक ही पैटर्न में लेवल कर देता है, ठीक है, मतलब एकदम प्लेन सरफेस बना देता है. सिलेक्शन ऑफ सीड्स इन सोइंग. सो फार्मर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सीड्स दे सो. अभी देखो सीड्स की क्वालिटी डिटरमाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर crops. ठीक है, the seeds they select should be of good quality, that is they should be healthy, disease free and clean. ठीक है, अभी देखो सीड्स में मेन 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो हेल्दी होने चाहिए, डिजीज़ फ्री होने चाहिए एंड वो क्लीन होने चाहिए, तभी वो आपको अच्छी क्रॉप्स दे पाएंगे. ओके, let us understand how to separate healthy seeds from unhealthy ones through an activity. So basically what is this activity? इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आपको एक बोल ले लेना है, उसमें आपको किडनी बीन्स या फिर कोई भी सीड्स डाल लेने हैं, बट इसमें आपको किडनी बीन्स बताए गए हैं तो आप वही डालना. ये आप घर पे आसानी से करके देख सकते हो एक्टिविटी. तो इसमें आपको किडनी बीन्स के सीड्स चाहिए, ठीक है, तो आप उन सबको पानी के अंदर डाल दोगे जो आपने बोल में रखा है. तो इससे क्या होगा ना, जो आपके observe that some of the seeds float in water where some of them sink in water. कि कुछ जो seeds हैं वो ऊपर ऊपर उसके surface पे float करेंगे, but जो कुछ seeds हैं वो नीचे जाके sink हो जाएंगे. This is because unhealthy seeds are lighter and float in water. कि जो unhealthy seeds हैं वो light होते हैं इसलिए वो water में float करते हैं, but जो healthy seeds होते हैं वो भारी होते हैं इसलिए वो water में sink कर जाते हैं. So in this way you can differentiate between healthy and unhealthy seeds. The following factors must be considered while sowing seeds. Seedling should get enough space to grow and should not compete for nutrients, water and sunlight. कि जब भी आप सीड्स को प्लांट कर रहे हो तो आपको इन रीजंस का ध्यान रखना चाहिए, इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि जो सीडलिंग्स है, जो भी आपके सीड्स हैं, उनको आप एक रेगुलर डिस्टेंस पे प्लांट करो ताकि उनको स्पेस के लिए, ठीक है, स्पेस के लिए मतलब जो उनको जगह चाहिए ग्रो करने के लिए, सनलाइट के लिए एंड फूड के लिए मतलब compete ना करना पड़े. ठीक है, सीड शुड नॉट बी सोन एट द राइट सीड्स
शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ. राइट डेप्थ मतलब वो ना तो ज़मीन के ज़्यादा अंदर होने चाहिए, ना तो ज़मीन के ज़्यादा बाहर होने चाहिए. क्यों? इफ़ दे आर टू क्लोज टू द सर्फेस दे मे बी ईटन बाय बर्ड्स, कि अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे सॉइल के सर्फेस के तो जो बर्ड्स हैं उनको खा जाएंगे. एंड अगर वो बहुत ज़्यादा डीप हैं दे मे बी डिप्राइव्ड ऑफ एयर, कि अगर वो ज़्यादा डीप प्लांट हो जाएंगे सॉइल के अंदर तो उनको सफिशिएंट एयर नहीं मिल पाएगी. सीड्स कैन बी सोन बाय द टू मेथड्स, ब्रॉडकास्टिंग एंड सीड ड्रिल. सो देयर आर टू मेथड्स of sowing of seeds, which is broadcasting and seed drill. So we will study about broadcasting first. So this method involves the scattering of seeds by hand on a leveled field. Leveled field मतलब पहले आप soil को level करोगे, फिर उस पर क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, के हाथ से सीड्स को सर्फेस पे फैलाना. इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड. हाउएवर दिस मेथड हैज़ टू डिसएडवांटेजेस, के इसमें टू डिसएडवांटेजेस हैं. बट ये मेथड बहुत ज़्यादा ईजी है, बट इसमें टू डिसएडवांटेजेस है. विच इज़ द फर्स्ट वन, दैट सीड्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे लाई टू क्लोज द सर्फेस. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सीड्स हैं, ठीक है, वो रेगुलर डिस्टेंस पे प्लेस नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं सॉइल के, मतलब सॉइल के सर्फेस के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. ऑल दो सीड्स कैन बी कवर्ड विद सॉइल, बट द प्रॉब्लम ऑफ अनइवन स्पेसिंग बिटवीन सीड्स परसिस्ट. अनदर डिसएडवांटेज इज दैट दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम देन अदर मेथड, कि इस मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा देन द अदर मेथड. अभी देखो, आप एक पूरे खेत में ऐसे करके अगर सीड फैलाने बैठ गए तो कितना टाइम लग जाएगा ना. The next method is seed drill. For proper spacing of seeds, a seed drill is used to sow the seeds. It is a funnel shaped bowl. तो इसमें क्या होता है, funnel shaped bowl. अभी यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है ना, तो इसमें क्या होता है ना, it has long pipes with narrow holes. It is connected to a plow and releases seeds gradually. इसको एक प्लो से कनेक्ट किया जाता है. ठीक है, ये है आपका प्लो एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ प्लो एंड रिलीजेज द सीड्स ग्रेजुअली. फिर इन पाइप से क्या होता है, जिन पे होल्स है वो सीड्स को रिलीज करते हैं. एंड साथ साथ में क्या हो रहा है, जो प्लो है, ठीक है, वो लैंड को प्लो कर रहा है. इसी वजह से जो आपकी सॉइल है वो लूज़ हो जाती है. एंड देखो, अभी इसके मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है. एक तो आपके जो सीड्स है, ठीक है, वो रेगुलरली प्लेस हो जाएंगे एंड साथ साथ में सॉइल की प्लोइंग भी हो रही है, जिससे क्रॉप्स अच्छी तरह से ग्लो करेंगे. एंड दिस मेथड ऑल्सो प्रिवेंट्स द डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स एंड सेव्स टाइम एंड लेबर. ठीक है, अभी क्या होता है, देखो, इसमें जो सीड्स है वो अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, तो इसीलिए बर्ड्स इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं. द सेकेंड वन इज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है एंड ये टाइम एंड लेबर बचाता है. So now we will study about the addition of manure and fertilizer. So basically what is this? कि continuous cultivation of crops in the same field for several years depletes nutrition from the soil. कि continuous cultivation of crops. अभी देखो, अगर आप एक ही जगह पे कल्टिवेशन करी जाओगे तो ऐसा तो होना ही है कि जो एक टाइम पे आके जो सॉइल है उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे. सो क्रॉप्स प्लांटेड इन सच फील्ड्स ग्रो वीक एंड ऑल्सो गिव पुअर यील्ड. यील्ड मतलब जो इनका प्रोडक्शन होगा वो भी बहुत ज़्यादा पुअर होगा. थस द सॉइल हैज़ टू बी रिपेलेंस्ड विद इट्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम यूजिंग मटीरियल सच एज मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स. अभी देखो, अभी ऐसा तो नहीं है कि एक सीज़न में क्रॉप्स डाल के वो फार्मर जो है नए खेत में सोइंग करेगा, ऐसा तो नहीं है ना. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं जिससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जा सकते हैं. दीज मटेरियल्स इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स टू बी सोन ऑन द सॉइल. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैनर एंड फर्टिलाइजर. सो बेसिकली मैनर एंड फर्टिलाइजर में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो इसका हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या होता है. डिफरेंस बिटवीन मैनर एंड fertilizer. So manure. So basically manure क्या है कि manure is an organic substance that is derived from animal waste and plant residues. It is prepared in fields. So basically main difference तो यही हो गया कि जो आपका manure है वो natural होता है. It is organic substance that is derived from animal waste. Animal waste मतलब जब एक animal मर जाता है तो उसकी बॉडी में मतलब उसकी आपने आई थिंक ये 7th क्लास में पढ़ा है कि उसकी बॉडी तो देखो स्कैवेंजर्स खा लेते हैं, फिर डिकम्पोजर्स उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे जो भी बचा होगा. ठीक है, उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी एंड वो कैसे चला जाएगा, एज न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल. वो एक नेचुरल मैनर के तौर पे चला जाएगा. सेम इज़ विद डेड प्लांट्स. ओके, प्लांट रेजिड्यूज इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. ये खेतों में तैयार किया जाता है. फर्टिलाइजर्स इज द मैन मेड केमिकल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. अभी फर्टिलाइजर क्या है,
इनऑर्गेनिक है, बट मैनर क्या था, ऑर्गेनिक था. इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. ठीक है, तो इसे फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है. इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बट नॉट रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम विच आर इनऑर्गेनिक nutrients. So it is rich in inorganic nutrients like NPK. NPK का क्या फुल फॉर्म है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम सॉल्ट्स. ठीक है, ये है NPK का फुल फॉर्म. कि जो फर्टिलाइजर है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में रिच होता है. देन नेक्स्ट वन इज मैनर, क्वाइट बल्की एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट. कि बहुत ही ज़्यादा बल्की होता है एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एट द सेम टाइम. फर्टिलाइजर लेस बल्की एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट. सो बेसिकली फर्टिलाइजर्स इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनर में आगे क्या पॉइंट है कि नॉट हार्मफुल बट मे नॉट बी हेल्पफुल टू रिमूविंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, कि ये बहुत ही ज़्यादा helpful है but it may not be helpful to remove specific nutrient deficiencies from the soil. अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होगा, बट जो आपका सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, वी हैव हर्ड इट सेवरल टाइम्स कि हमें फर्टिलाइजर्स को कम यूज़ करना चाहिए टू रिड्यूस पोल्यूशन. पॉइंट है कि increases the water holding capacity of soil, improves the soil texture and makes the soil porous, which facilitates gaseous exchange. Fertilizer, overuse of fertilizers can make the soil less fertile in the long run. कि अगर आप fertilizers को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपकी जो soil है वो infertile हो सकती है. yes, अगर आप fertilizer को ज़्यादा यूज़ करते हो तो soil को हार्म हो सकता है. Not soluble in water, thus absorbed by plants slowly. कि ये जो manner है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ये वाटर में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, इसीलिए प्लांट्स इसे स्लोली ऑब्जर्व करते हैं. बट फर्टिलाइजर डिजॉल्व्स इन वाटर रेडिली, थस कैन बी ऑब्जर्व बाय प्लांट्स क्विकली. कि ये डिजॉल्व हो जाता है वाटर में अच्छी तरह से, इसलिए प्लांट्स इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं. एग्जाम्पल, कंपोस्ट इज अ मैनर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है एक मैनर की, कंपोस्ट. एंड फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड पोटाश एट्सेट्रा. Other sustainable techniques of improving soil quality. A simple and easy method of increasing fertility of soil is to leave the land without farming for a few seasons. ठीक है, सिंपल सा वे बताऊँ क्या है कि सॉइल को मतलब कुछ सीजन्स के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ मत करो. न्यूट्रिएंट्स गेट replenished in the soil by natural processes such as decomposition of dead plants and plant by microbes. This method of replenishing nutrients of soil is called field fallow. कि कुछ सीजन्स के लिए फील्ड को बिना इरिगेशन के, बिना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के छोड़ देना, इसको हम लोग Nutrients of soil can also be naturally replenished using the method of crop rotation. So basically crop rotation क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. It involves growing of two or more crops alternately on the same land in sequenced seasons. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ग्रो किए जाते हैं दो या फिर ज़्यादा क्रॉप्स अल्टरनेटली, मतलब एक ही पेस में, एक ही पैटर्न में, इन सीक्वेंस सीजन्स. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ग्रोइंग wheat फॉर अ सीजन, फार्मर्स प्रेफर टू ग्रो अ क्रॉप ऑफ legume family such as peas, gram and groundnut in next growing season. These leguminous plants have nitrogen fixing bacteria called rhizobium. क्या देखो, अभी एक सीजन के लिए फॉर एग्जाम्पल wheat ग्रो कर लिया, ठीक है, उसके बाद फार्मर्स क्या करेंगे, लिग्यूम फैमिली की, लिग्यूम फैमिली मतलब जिन प्लांट्स के लिग्यूमिनस रूट्स होते हैं, ठीक है, उनको प्लांट कर देंगे. बिकॉज आपको ये पता होगा, आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो उनकी रूट से अटैच होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम rhizobium. And these bacteria associate with the root forming nodules and convert atmospheric nitrogen into compounds that can be used by plants, and the plants in turn provide shelter to the bacteria. So this relationship is called symbiotic relationship, which we have already discussed in detail in 7th class. When the same type of crop is grown on a land over and over again, कि अगर एक ही तरह के प्लांट, एक ही तरह की क्रॉप ग्रोन की जाती है एक ही लैंड पे ओवर एंड ओवर अगेन,
over and over again, it depletes similar kind of nutrients from the soil. Planting a different crop in between helps in conserving soil fertility, as type of crop has different nutritional requirements. ठीक है, तो अगर आप लोग एक डिफरेंट क्रॉप प्लांट कर दोगे बीच बीच के सीजन्स में, तो क्या होगा, इससे जो न्यूट्रिएंट है, हर किस्म का न्यूट्रिएंट सॉइल में चला जाएगा. ठीक है. अल्टरनेटिवली, crops will shallow root system, with the ones deeper root system provide more stability to the soil and make it less vulnerable to erosion. So now we will study about irrigation. So basically a good crop yield requires availability of the right amount of water. ठीक है, तो अभी देखो, अगर आपको एक अच्छी प्रोडक्शन चाहिए रूट क्रॉप्स के बाद, तो आपको अच्छी तरह से वाटर करना पड़ेगा ऑब्वियसली अपनी crops को. So plants can absorb minerals and fertilizers only in the presence of water. So the presence of water is really very important for plants or crops. So seeds do not germinate in the absence or scarcity of water. Hence agriculture fields need to be watered regularly. ये seeds है जो germinate नहीं हो सकते हैं, you already know the process of germination, कि जो सीड्स है वो ग्रो नहीं कर सकते हैं विदाउट वाटर. एंड द सप्लाई ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चर फील्ड्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन. कि जिस प्रोसेस से सप्लाई किया जाता है वाटर को टू एग्रीकल्चर फील्ड्स, इट इज़ कॉल्ड irrigation. The sources of water for irrigation could be rainfall, wells, tube wells, canals, ponds, lakes and rivers, etc. There are various traditional and modern methods of irrigation. के बहुत ज़्यादा अलग अलग methods है irrigation के. I think वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो I hope you don't mind if you cover the rest of the chapter in the second part or maybe third part. So I will meet you in the next video. Bye bye.